इस गाढ़े अंधेरे में यूं तो हाथ को हाथ नहीं सूझता, लेकिन साफ साफ नजर आता है हत्यारों का बढ़ता हुआ हुजूम, उनकी खूंखार आंखें, उनके तेज धारदार हथियार, उनकी भड़कीले पोशाकें, मारने नष्ट करने का उनका चमकीला उत्साह, उनके सधे सोचे समझे कदम। हमारे पास अंधेरे को भेदने की कोई हिकमत नहीं है और ना ही हमारी आंखों को अंधेरे में देखने का कोई वरदान मिला है। फिर भी हमको यह सब साफ नजर आ रहा है। यह अजब अंधेरा है जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे नीम रोशनी में कोई नाटक के दृश्य। हमारे पास ना तो आत्मा का प्रकाश है और ना ही अंतःकरण का कोई आलोक। यह हमारा विचित्र समय है जो बिना किसी रोशनी के उम्मीद के हमें गाढ़े अंधेरे में गुम भी कर रहा है, और साथ ही उसमें जो हो रहा है वह दिखा रहा है। क्या कभी कभार कोई अंधेरा समय रोशन भी होता है? अशोक वाजपेयी। जी, अशोक वाजपेयी की यह कविता है। इसका जिक्र आज सबसे पहले क्यों करना पड़ा? क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में कुछ सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, उसने इस कविता को पढ़ने के लिए एक बेचैनी देश के भीतर तो पैदा की ही है। कहां से शुरू किया जाए? आज शुरू करते हैं एक पर्चे से। एक ऐसा पर्चा जो एक धमकी के तौर पर आता है और उसके बाद कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। यह पर्चा शिवसेना की तरफ से जारी किया गया। उसमें कहा गया, मराठी में लिखा पर्चा है, सीमा पर गोलाबारी हो रही है, भारतीय जवानों की लगातार मौत हो रही है, पाकिस्तानी गायक को इन सब के बीच कैसे इजाजत दी जा सकती है? गजल गायकी के लिए गुलाम अली का कार्यक्रम विनयपूर्वक आग्रह है, कार्यक्रम रद्द करें। और ये चंद 5 या 6 लाइनों का ये पूरा पत्र है और इसके आखिर में लिखा गया, नहीं तो हम अपने अंदाज में विरोध करेंगे। यह संकेत का मतलब क्या है? दरअसल एक पर्चा 6 पन्ने का, ना कोई शिकायत, ना कोई FIR, ना कानून व्यवस्था का मसला, और इन सब के बीच अब से चंद मिनटों पहले राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया महाराष्ट्र में, ठीक है, गुलाम अली नहीं आएंगे, लेकिन कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले एक तस्वीर और, चूंकि आज राष्ट्रपति ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का जिक्र किया। देश में बनना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। 3 लोगों ने सम्मान इस हिस्से में वापस लिया। जब कुलबर्गी की हत्या हुई तब उदय प्रकाश ने सम्मान दे दिया था साहित्य अकादमी को, दाभोलकर, पंसारे और अखलाक। उसके बाद नयनतारा ने कुछ सवाल उठाए और अशोक वाजपेयी ने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अब ये सवाल उठाए हैं। सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन शुरुआत इस बात को लेकर कि जम्मू कश्मीर में जिसके साथ बीजेपी सरकार बनाकर खड़ी है, आज इशारे नहीं थे बल्कि सीधे तौर पर चिताया जा रहा था उनके जरिए प्रधानमंत्री को। बोलिए, जिस एजेंडे पर वोट मिला है उसमें आपको बोलना होगा। संविधान की शपथ आपने ली, आपको बोलना होगा। सुनिए मुफ्ती साहब ने कुछ देर पहले ही क्या कहा। इट इज मोस्ट कंडेमनेबल। इसको अक्रॉस द बोर्ड सब ने कंडेम किया है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तो हम यहाँ भी कहते हैं कि जितनी डाइवर्सिटी हमारे मुल्क में है उतनी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के लोगों को कंसर्न है, सब मुल्क के लोगों को और भी है कि इस माहौल को बदलने की जरूरत है। मेरा ये है कि मेरी यही दरख्वास्त होगी, ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ जो ऐसा करते हैं वो जबान पे आना चाहिए। मेरा ये, जैसे अरुण जेटली ने, जैसे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कंडेम किया, ये नहीं होना चाहिए। ये जरूर मैसेज जाना चाहिए लोगों की तरफ। जो गवर्नमेंट है, जो मुल्क का राज करती है, जिसको आज 5 साल के लिए मैंडेट बना है, जो मुल्क को आगे, दे वांट दैट इंडिया शुड एमर्ज एज ए ग्रेट इकोनॉमिक पावर, इसमें इंक्लूसिव होने के बगैर कोई आखा सबको साथ चला। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। ये जिक्र राजनेताओं के जरिए नहीं बल्कि अब साहित्यकार, बुद्धिजीवियों के जरिए भी ये चीजें निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लकीर तो समाज के भीतर है कि प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं। अशोक वाजपेयी, नयनतारा सहगल। सुनिए, मैं हिंदू हूं और मुझे बहुत दुख है। नयनतारा सहगल की पहचान है क्या? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ लेखिका के तौर पर पहचान है। आइए एक रिपोर्ट दिखलाते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर इमरजेंसी के दौर से लेकर अभी तक की स्थितियों में कई मौके आए जब बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन कहते हैं साहित्य भी राजनीति ही होती है। लेकिन राजनीति अगर साहित्य को दबोच ले या साहित्य राजनीति पर हावी होना चाहे, यह भी ठीक नहीं। लेकिन देखिए किस रूप में, कैसे इस देश के भीतर इमरजेंसी से लेकर अब तक के बीच साहित्यकारों का विरोध रहा है। आपातकाल, सिख दंगे, गुजरात दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे और अब दादरी। हर घटना के वक्त साहित्यकार इस देश में खड़े जरूर हुए।
इमरजेंसी में तो इंदिरा सरकार के निशाने पर साहित्यकार थे और साहित्यकारों के निशाने पर इमरजेंसी। नेहरू परिवार से जुड़ी जिस नयनतारा सहगल ने दादरी की घटना के बाद साहित्य अकादमी का सम्मान ये कहकर लौटाया कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं जब देश में जहर फैलाया जा रहा है, तो वही नयनतारा न सिर्फ इमरजेंसी का विरोध कर रही थी बल्कि इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने पर्चा भी लिखा। वैसे इमरजेंसी के खिलाफ तो किसी न किसी रूप में मौजूदा वक्त में जिन साहित्यकारों ने सम्मान लौटाया है, सभी ने अपनी कलम चलाई। दरअसल साहित्य भी अपने आप में राजनीति है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता, लेकिन साहित्यकारों की कलम फासीवाद के खिलाफ और लोकतंत्र के साथ अभिव्यक्ति की आजादी के उठते सवालों के बीच राजनीति को साधती रही है। इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए सियासत साहित्यकारों को लेकर भी बटी और साहित्यकार भी सियासत को लेकर बटे। शायद इसीलिए कटघरे में खड़े राजनेताओं ने यह सवाल जरूर उठाए कि 1984 के सिख दंगों के वक्त क्यों साहित्यकारों की कलम नहीं चली, और नयनतारा को भी साहित्य अकादमी का सम्मान राजीव गांधी के काल में ही मिला। हालांकि सच यह भी है कि राजीव गांधी के दौर में हाशिमपुरा और मलियाना के दंगों को लेकर साहित्यकारों ने खूब कलम चलाई, और उस दौर में भागलपुर दंगों को लेकर भी बाकायदा मल्लिका बेगम के नाम से लिखी कविता ने भागलपुर दंगों के जख्म को पढ़ने वालों के दिलों में उतार दिया। इस कड़ी में पहली बार अंग्रेजी साहित्य गुजरात दंगों को लेकर जुड़ा। पहली बार गुजरात दंगों के जरिए भारतीय समाज और संघ परिवार समेत आरएसएस के हिंदू प्रयोगशाला को लेकर खूब लिखा गया। मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त भी साहित्यकारों की कलम चली और सियासी समाजवाद पर लेखन के जरिए खूब हंसी ठिठोली भी हुई। ध्यान दें तो इमरजेंसी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को साहित्यकार लेखक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वापस किया जाता। यानी इंदिरा गांधी के बाद मोदी सरकार साहित्यकारों के निशाने पर है। कन्नड़ साहित्यकार एमएम कुलबर्गी की हत्या के बाद सबसे पहले उदय प्रकाश ने साहित्य अकादमी का सम्मान लौटाया और उसी वक्त 6 कन्नड़ साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य परिषद को अपना पुरस्कार लौटाया था। लेकिन तब तक विरोध के स्वर कमजोर थे। लेकिन जिस तरह नयनतारा सहगल और अशोक वाजपेयी ने भी साहित्य अकादमी का सम्मान लौटाया, उसने झटके में अशोक वाजपेयी की कविता गाढ़े अंधेरे में को ही जागृत कर दिया है, जिसमें बाकायदा कहा गया कि इस गाढ़े अंधेरे में तो हाथ को हाथ नहीं सूझता। दरअसल गाढ़े अंधेरे का जिक्र बार बार क्यों करना पड़ रहा है, या अंधेरे का जिक्र ही क्यों करना पड़ रहा है, जरा सोचिए। गुलाम अली का कार्यक्रम आज का ऐलान नहीं था, पहले का ऐलान था। गुलाम नबी ऐसा भी नहीं है कि दरअसल पहली बार भारत में गाने आ रहे हों। याद कीजिए तो अप्रैल में प्रधानमंत्री से मिले थे, उस वक्त भी सीमा पर गोलीबारी हो रही थी, जवान मारे जा रहे थे, रिहायशी इलाकों में लोगों का जीना दुर्भर था। लेकिन तब शिवसेना ने विरोध नहीं किया और आज विरोध किया, एक पर्चा निकाला और कार्यक्रम रद्द। यह रिपोर्ट देखिए। हंगामा है क्यों बर्बाद, हंगामा है क्यों 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 बर्बाद, हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है। इस गजल गायकी पर तो दुनिया फिदा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी गुलाम अली की गजलों को सुनने के शौकीन हैं। ये बात 5 महीने 13 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद खुद गुलाम अली ने कही थी। इतना अच्छा मिजाज, खुश मिजाजी से बातें हुई और प्यार की बातें हुई, मेरे काम की बातें हुई। उन्होंने कहा मैं बहुत आपको लाइक करता हूँ। मैंने कहा जी हम भी आपको बहुत लाइक करते हैं। 24 अप्रैल को जब पीएम से मिलने के बाद गुलाम अली पहुंचे, तब भी सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। पाकिस्तान की सेना गोलियां बरसा रही थी। मोटार के गोले से सीमा पर रहने वाले लोगों का जीना मुहाल था। जवान तब भी मर रहे थे। लेकिन तब शिवसेना ने विरोध नहीं किया कि आखिर पीएम गुलाम अली से मिले क्यों। लेकिन अब 2 दिन बाद जब मुंबई में गुलाम अली का शो होने जा रहा है, तो शिवसेना के संगठन ने धमकी भरा पत्र भेजकर यह सवाल उठाया कि एक तरफ सीमा पर गोलाबारी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी गजल गायकी का कार्यक्रम, दोनों एक साथ चल नहीं सकता है, तो होने नहीं देंगे। तो शिवसेना मोदी सरकार का भी हिस्सा है और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का भी, यानी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में दोनों साथ खड़े हैं। लेकिन शिवसेना ने तय किया कि सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि 11 अक्टूबर को पुणे में भी गुलाम अली का कार्यक्रम होने नहीं दिया जाएगा। और राज्य के हालात देखिए,
शिवसेना के एक संगठन ने निर्णय लिया कि गुलाम अली का कार्यक्रम नहीं होगा, तो उसके बाद राज्य सरकार, जो इससे पहले सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला कह रही थी, वह भी झुक गई और चंद घंटों के भीतर ही ना कोई शिकायत हुई, ना कोई एफआईआर दर्ज हुआ और ना ही शिवसेना के किसी संगठन को राज्य सरकार की तरफ से इस बात को लेकर चेतावनी दी गई कि जब पहले से तय कार्यक्रम है तो फिर कार्यक्रम होने दिया जाए। उलट इसके यही हुआ कि कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया और बकायदा राज्य सरकार की तरफ से ये आदेश जारी हो गया कि अब गुलाम अली का कार्यक्रम नहीं होगा। थोड़ी सी जो पीली है। मुश्किल तो है, एक पर्चा जारी और उसके बाद कार्यक्रम रद्द। ये स्थिति देश के भीतर है, लेकिन गाढ़े अंधेरे का मतलब देश से जुड़े मुद्दों का भी होता है। लेकिन इन सब के बीच देश के केंद्रीय मंत्री कहां हैं? बिहार चुनाव में इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, यह रिपोर्ट देखिए। ये किसी व्यक्ति ने कहा था तो नीतीश कुमार ने कहा था, आज दोनों मिल गए हैं। लालू यादव का एक पांव, एक हाथ पांव पर रहता है, दूसरा हाथ गर्दन पर रहता है। ये खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान नहीं, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान की चुनावी रैली का नजारा है, जो महंगाई से बेफिक्र हैं, दाल की बढ़ती कीमतों से बेफिक्र हैं। और दिल्ली में कैबिनेट के फैसले को लेकर जब कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया कि दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार क्या कुछ करेगी, तो मंत्री महोदय ने पत्रकारों को चाय पीने का न्योता देकर कुछ इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी। कोई जिज्ञासा है सर, दाल के दाम बहुत बढ़ गए, क्या तो कुछ करें? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज जॉइन अस फॉर द टी। यानी कैबिनेट की बैठक में आज क्या हुआ, उस पर यह सवाल भारी पड़ गया कि दाल की कीमत को लेकर सरकार क्या करेगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस दाल का सवाल लेते ही खत्म हो गई। तो फिर याद कीजिए, 1 महीना 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ था कि 10,000 टन दाल आयात किया जाए। दाल की कीमत में आग लगी हुई थी और लोगों में उम्मीद जगी कि दाल आयात होगी तो कीमतें या तो कम होंगी या कम से कम स्थिर तो हो ही जाएगी। लेकिन सरकार के फैसले के 35 दिन बाद दाल की कीमतें स्थिर भी नहीं हुई, अलबत्ता महंगी होती चली गई और आलम यह हो चला है कि दाल खरीदना अब ख्वाब सरीखा होता चला जा रहा है। 30 दिन में दाल की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अरहर की दाल फुटकर में 200 रुपए के आंकड़े को छूने को तैयार है। जमाखोर सक्रिय हैं और उन पर लगाम सरकार लगा नहीं पाई है। तो सवाल सीधा है, क्या आयात के फैसले का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ नहीं, या फिर सरकार के जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी दालों के आयात पर नजर रखने से लेकर कीमतों पर अंकुश लगाने की है, वह चुनाव प्रचार में ही व्यस्त हैं? मान लीजिए असर इसी का है कि दाल की कीमतों में आग लगी है और कीमतें फिलहाल कम होगी नहीं। अगर ये 10 मिलियन टन की शॉर्टेज है तो उसको आप कहीं न कहीं से जब तक पूरा नहीं करेंगे तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए हमारा ये अनुमान है कि इसमें तकरीबन 15% कम से कम दाम में बढ़ोतरी होगी। यानी संकेत साफ है, कीमतें और बढ़ेंगी। और इन सब के बीच देश की स्थिति और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। बेरोजगारी की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में चपरासी के लिए 34 पद निकले थे तो 75,000 आवेदन आए थे। उसके बाद याद कीजिए, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में जितने सीट के लिए थे वो सभी 368 चपरासी पद के लिए, लेकिन 23,75,000 यहां पर आवेदन आए। और नया व्यापम के जरिए मध्य प्रदेश में निकाला गया है चपरासी के पद के लिए 1,333 आवेदन आए हैं, 4 लाख से ज्यादा। ये एक स्थिति इस देश के भीतर की। और इन सब के बीच एक खबर अभी यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने जो बिहार में एक दिन रुकने का तय किया था कि प्रचार के दौरान वो रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं तुरंत।